नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात कोरोना के संक्रमण से घायल अर्थव्यवस्था को मिले बूस्ट की करेंगे। दरअसल अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए केंद्र सरकार ने घरेलू कारोबार पर जोर दिया है। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे और मझौले उद्योगों यानी कि MSME के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का बूस्टर देने का ऐलान किया है। आत्मनिर्भरता यानी अब देश में विकास की रफ्तार किसी मल्टीनेशनल कंपनी या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के भरोसे नहीं, बल्कि यहाँ की सूक्ष्म और लघु उद्योगों की बदौलत जोर पकड़ेगी। कोरोना के संकट काल में देश ने विकास की नई राह तैयार करने की जिद ठानी है। अब स्वदेशी को विशेष बल देकर आर्थिक जगत में नए भारत का मजबूत साम्राज्य खड़ा किया जाएगा। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी के उस ऐलान को आगे बढ़ाया जिसमें उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की बात कही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों यानी MSMEs के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की। MSME को बिना बैंक गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। 4 साल के लिए मिलने वाले लोन में 1 साल तक ब्याज नहीं लगेगा। इससे 45 लाख MSME को फायदा होगा। संकट में फंसे 2 लाख MSME को लोन के लिए 20,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। जिस MSME का टर्नओवर 100 करोड़ है वे 25 करोड़ तक लोन ले सकते हैं। जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग या कुटीर या गृह उद्योग है, उनकी इन परिस्थितियों को देखकर गौण कर्ज या अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इन स्ट्रेस्ड MSMEs के लिए किया गया है, ताकि इनकी जो कमी आती थी उस कमी को दूर किया जा सके। और इसमें भी लगभग 2 लाख से ज़्यादा मध्यम लघु सूक्ष्म कुटीर उद्योग को लाभ मिलने वाला है। और ये 20,000 करोड़ का गौण ऋण ये तनाव वाली MSMEs को दिया जाएगा। छोटे उद्योगों को बल देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 200 करोड़ तक के सरकारी कामों के लिए ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। मतलब साफ है कि प्राथमिकता लोकल कारोबार को दिया जाएगा। सूक्ष्म लघु उद्योग कभी बड़ा बनने का सपना नहीं देखते थे, और सपना देखते भी थे तो ये जो सीमा इसके लिए रखी गई थी, कम दहलीज थी, इसके कारण ये बड़े नहीं हो पाते थे। और कहीं ना कहीं जो आज कंपटीशन है उसमें फिर ये बहुत पीछे रह जाते थे। वर्षों लंबित मांग है, वर्षों से मैं सुनता आ रहा हूं, 4थी बार MP बन गया, कब से शुरू हो रही, आज तक वही मांग है। मैं धन्यवादी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर यह कदम उठाने के लिए कहा है। और जो पहले क्राइटेरिया था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा, और सर्विस एंटरप्राइजेज जो थी वो 10 लाख तक की अगर उसने इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा। अब जब MSMEs के लिए इतनी बड़ी राहत पैकेज की घोषणा की गई है, तब लाजमी है कि यूपी सरकार को सबसे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में MSME से जुड़े कारोबार काफी ज्यादा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी इन्हीं के सहारे टिकी है। केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष आभार जताया। सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक इस सेक्टर में यूनिट वाला प्रदेश है। सबसे अधिक MSME सेक्टर से जुड़ी हुई यूनिट हमारे पास उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना के माध्यम से इस सेक्टर को एक नई जान देने का प्रयास भी किया था। लेकिन कोरोना संकट के कारण जो एक रुकावट आई, आज जिस प्रकार की घोषणा हुई है, खासतौर पर MSME सेक्टर के लिए
3 लाख करोड़ रुपए के लोन की घोषणा, इस सेक्टर में कार्य करने वाले यूनिट को अलग से मदद देने के साथ ही देश के अंदर इस सेक्टर में काम करने वाले जो कर्मी हैं उनकी ईपीएफ की समस्या के समाधान करने के लिए भी जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं ये अभिनंदनीय हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। लिहाजा अगले 2 दिनों में वित्त मंत्रालय आगामी ब्लूप्रिंट देश की जनता के सामने रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के जरिए छोटे, मध्यम और व्यापारियों के साथ ही किसानों, संविदा कर्मियों, गरीब और मजदूरों को कोरोना काल में राहत देने की मांग करते हुए 11 सुझाव दिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि कोरोना महामारी के कारण पूरा जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसकी मार हर वर्ग पर पड़ रही है और किसान, गरीब और मजदूर विकट स्थिति में पहुंच चुका है। इस कारण हर वर्ग को मदद करना अनिवार्य हो चुका है। उन्होंने कहा कि कोरोना की मार सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग पर दिखाई देता है। अगर प्राइवेट स्कूलों की फीस माफ कर दी जाए तो इससे इस वर्ग को एक बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही लोन चुकाना भी बड़ी चुनौती है और इसीलिए सरकार को लोन में ब्याज को माफ करना चाहिए। वहीं इस बारे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विजय मिश्रा ने, आपको भी दिखा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक पैकेज ऐलान के बाद किस तरह से विपक्षी पार्टियां इस पूरे पैकेज को देख रही हैं और इसके अलावा प्रियंका गांधी जी का एक पत्र भी है। इन सभी विषयों में बातचीत करने के लिए आज हमसे खुद प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हैं, जो कि कांग्रेस की यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कमान संभाल रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो प्रियंका गांधी जी के पत्र पर मैं आऊँगा। आज प्रियंका गांधी जी ने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। क्या है उस पूरे पत्र का मजमून, क्या उन्होंने मांग की है? देखिए, जिस तरह लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग काफ़ी परेशान है, जहाँ बुनकर एक बड़ी संख्या की आबादी में रहने वाला इस उत्तर प्रदेश का निवासी है, जो बहुत अरसे से काफ़ी परेशान है और इस लॉकडाउन होने के नाते उनके सारे व्यापार पूरी तरह बंद पड़े हुए हैं। उनके पास जीवन जीने का कोई संसाधन नहीं बचा है। तो कहीं ना कहीं उन बुनकरों के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान इस सरकार को करना चाहिए। उसकी मांग माननीय प्रियंका गांधी जी ने किया है। साथ ही साथ आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने बिजली का बिल माफ़ हो, किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील बने, जो फसल चाहे वो सब्जी हो, गेहूं हो, जो पैदा हुई है, सरकार लगातार उन फसलों के प्रति जो गंभीरता दिखाना चाहिए, उनके खरीद में जो तेज़ी आनी चाहिए, सरलीकरण करना चाहिए, सरकार उसका ध्यान नहीं दे पा रही है। तो उन्होंने निश्चित रूप से गेहूं खरीद ठीक ढंग से हो, उसका तत्काल पूरा भुगतान हो, साथ ही साथ गन्ने का जो बकाया भुगतान है बकाया भुगतान हो, ओलावृष्टि के नाते जो फसल बर्बाद हुए थे उसके मुआवजे को प्रावधानित करे सरकार, और अन्य भी तमाम विषयों पर आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने अपना सुझाव इस सरकार को दिया है। उम्मीद है कि सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जरूर कोई ठोस और बड़ा निर्णय लेने का काम करेगी। साथ ही साथ आशा, आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक, शिक्षा मित्र और तमाम उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मी जो काम करने वाले लोग हैं, सरकार उन पर भी विशेष ध्यान दे, ऐसा उनका सुझाव है। एक मेरा सवाल जो है वो कल के प्रधानमंत्री जी के भाषण को भी लेकर के है। प्रधानमंत्री जी ने कल 34 मिनट के आसपास तक भाषण दिया था और एक 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान की बात कही है उन्होंने। हालांकि इस आर्थिक पैकेज के जरिए से उन्होंने ये कहा है कि इसके जरिए से देश की आर्थिक गति को तेज किया जा सकता है। कांग्रेस कैसे देख रही है उस पूरे आर्थिक पैकेज को, और आप उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कैसा चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए क्या बेहतर हो? देखिए, मुझे लगता है कि 3 मिनट का भाषण 37 मिनट में दिया गया और उस चीज़ को बहुत कम शब्दों में कहा जा सकता था, लेकिन यूँ कहा जाए प्रधानमंत्री जी का अपना एक अंदाज है, उसी पुराने अंदाज को बोलते हुए उन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। जहाँ तक पैकेज की जो उन्होंने घोषणा की वो गोलमोल घोषणा, वैसे जो अभी दूर का ढोल सुहावनी दिखता है, जब तक नज़दीक ना आ जाए तब तक किसी बात को कहना बेईमानी होगी।
आज आपने भी एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और कई सारे गंभीर आरोप भी आपने सरकार पर लगाए हैं। किस तरह के आरोप हैं सरकार पर और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह अराजकता का बोलबाला है, चाहे वृंदावन में एक साधु की हत्या हो गई या आगरा में एक महिला के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह अपराध तेजी के साथ बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में आज गुंडाराज अराजकता चरम सीमा पर है। सरकार लगातार इस लॉकडाउन में अपराध पर कहीं लाक नहीं लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। सरकार आगरा की घटना को अब तक या वृंदावन की घटना को बड़ी संजीदगी के साथ नहीं ली है। जल्द ही इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से कांग्रेस अगली रणनीति बनाएगी। धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू। बिल्कुल, तो ये थे अजय कुमार लल्लू जी जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी का पूरा पत्र था उसके बारे में जानकारी दी और आर्थिक पैकेज को भी लेकर के इंतजार है इनका कि किस तरह का पूरा आर्थिक पैकेज होगा और उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया देने की बात हुई। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज ऐलान के बाद सभी इंतजार कर रहे हैं कि इसका स्वरूप कैसा होगा और उसी स्वरूप के इंतजार में सभी हैं। रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद गाजियाबाद में लोकल पर वोकल का असर दिखाई देने लगा है। हमारे संवाददाता एक घड़ी की दुकान पर पहुंचे जहां लोग फ्रिज की जगह घड़ी को पसंद कर रहे हैं। घड़ी की दुकान पर जब लोग पहुंचे थे तो वहां लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं रही, आपको भी सुनाते हैं। प्रधानमंत्री का कल नया नारा सामने आया। उन्होंने कहा लोकल पर वोकल। उसका अर्थ सीधे शब्दों में समझें तो वो ये है कि हम स्थानीय सामान खरीदें, लोकल सामान खरीदें, ग्लोबल सामान ना खरीदें। यानी मेक इन इंडिया पर भी निश्चित तौर पर उन्होंने एक बड़ा जोर दिया। उसका असर क्या हुआ वो हम गाज़ियाबाद में भी जान रहे हैं। शहर शहर हम जान रहे हैं। गाज़ियाबाद में हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर घड़े बिक रहे हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है और इसमें फ्रिज का पानी ज़्यादातर लोग पीते हैं। लेकिन जैसे ही कल लोकल पर वोकल की बात आई तो लोग स्थानीय सामान खरीदने के लिए निकल पड़े हैं। जब हमने लोगों से बात की तो हमें ये पता चला। अब ये घड़े जो लोग खरीद रहे हैं इनसे जब हमने पूछा तो इन्होंने कहा कि हाँ, ये बात सही है कि लोकल पर वोकल होना चाहिए, स्थानीय सामान खरीदना चाहिए और उसमें कुम्हारों का भी भला होना चाहिए और जो स्थानीय स्तर पर जूते बनाते हैं लोग वो खरीदने चाहिए। तो इस तरह से जो लोगों की एक प्रेरणा है वो सामने आ रही है, वो प्रेरित होकर आ रहे हैं। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे यहाँ पूछ लेंगे कि उनका क्या कहना है और वो क्यों इस दुकान पर आए हैं, क्यों वो घड़े खरीद रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने ये भी कहा कि मटके इसलिए खरीद रहे हैं कि फ्रिज का पानी नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि कोरोना के इस संक्रमण के काल में जो ठंडक है वो कोरोना के लिए कोरोना से लिहाज से देखें तो उससे हालात प्रतिकूल हो सकते हैं। तो ऐसे में लोगों ने फ्रिज का पानी भी अवॉइड किया है। एक युवती हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे सोशल डिस्टेंस बना के पूछ लेते हैं। आप यहाँ आई हैं, घड़े क्यों खरीदने आए हैं आज? क्या सुना आपने? कल प्रधानमंत्री ने भी कहा लोकल पर वोकल। हाँ जी, कल प्रधानमंत्री जी का हमने देखा था कि उन्होंने कहा था कि लोकल पे वोकल, तो उसी को चलते हुए देखते हुए हम जो है आज मार्केट में निकले हैं। तो हमने घड़े लिए और मैं देख रही हूँ अभी और मैं अपने आस पड़ोस में भी लोगों को बोल रही हूँ कि हमें अभी यही चीज़ें खरीदनी चाहिए। जी, तो आप सुन सकते हैं कि लोगों का क्या कहना है। वो यही बता रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर वो सामान खरीदने के लिए आ रहे हैं। फिलहाल फ्रिज का पानी अवॉइड कर रहे हैं। ये एक उदाहरण मात्र है जो हमने आपको घड़े की दुकान दिखाई, लेकिन इस तरह से कई अन्य चीज़ों पर लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्थानीय स्तर की खरीदारी कर रहे हैं। वो अवॉइड कर रहे हैं बाहरी सामान, जिसमें कहा गया है कि ग्लोबल को अवॉइड करें, लोकल पर वोकल करें। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के शब्द एक प्रेरणा बनकर लोगों के बीच हैं और तस्वीर आपके सामने है। जो लोग कह रहे हैं वो भी आपके सामने है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी। बात करेंगे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,000 असिस्टेंट टीचर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी अध्यापकों की नियुक्ति राज्य सरकार के स्कूलों में होगी। इस प्रक्रिया के तहत 18 मई से रजिस्ट्रेशन का काम शुरू होने जा रहा है। सरकार अध्यापकों को 2 से 6 जून के बीच अपॉइंटमेंट लेटर भी दे देगी। वहीं उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जिला स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां मृतक के जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन की टीम ने एक मजदूर को भेज दिया। मामला पूरा क्या रहा, इस रिपोर्ट में देखते हैं। ये तस्वीर चीन के वुहान या इटली के किसी दूसरे शहर की नहीं है।
बल्कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर की है। पीपीई किट में शव को धक्का देकर ले जाता शख्स भी कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं, बल्कि एक मजदूरी करने वाला आदमी है। कोरोना से खौफ खाए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि शव का परीक्षण कर सके, लिहाजा पीपीई किट पहनाकर इस मजदूर को ही शव का सैंपल लेने भेज दिया। दरअसल जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के तालाबपुर मोहल्ले में एक अज्ञात शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मोहल्ले में हड़कंप मचा और शव के कोरोना टेस्ट की मांग हुई। मौके पर प्रशासन की टीम भी पहुंची, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर और दूसरे अधिकारियों की हिम्मत शव के पास जाने की नहीं। ऐसे में अधिकारियों ने रामू नाम के एक मजदूर को शव का सैंपल लाने का टास्क दिया। गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना जांच के लिए सैंपल एक ट्रेंड स्वास्थ्य कर्मी ही ले सकता है। अज्ञात शवों को उठाने वाले मजदूर का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के कहने पर ही उसने मौके पर पहुंचकर शव को अकेले ही स्ट्रेचर से घसीटकर वो एम्बुलेंस तक पहुंचाया। अज्ञात शवों को उठाने वाले मजदूर का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के कहने पर ही उसने मौके पर पहुंचकर शव को अकेले ही स्ट्रेचर तक घसीटा और एम्बुलेंस तक पहुंचाया। जिस तरह अधिकारियों ने बताया वैसे ही मृतक के मुंह और नाक से सैंपल लिए, जबकि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं। कल हमें फोन आया था जिला अस्पताल से, सो मनोज भाई साहब का। मनोज भाई साहब ने कहा तुम जिला अस्पताल आ जाओ। हम आ गए, वहाँ से एक डॉक्टर साहब हमारे साथ गए। अब वो कोरोना का पेशेंट है क्या था, उसका मेरे को सैंपल लेना था। सो मैं सैंपल लेके अकेले मैंने बॉडी उठा के गाड़ी में रखी। अच्छा। अस्पताल का कोई कर्मचारी ने हाथ नहीं लगाया। अच्छा। ललितपुर का प्रशासन कितना स्वार्थी और लापरवाह है, यह तस्वीर इसका जीता जागता प्रमाण है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही तो और काबिले गौर है। इस बारे में जब जिले के सीएमओ डॉक्टर प्रताप सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने मामले से खुद को अनजान बताया। हालांकि इस बाबत कार्रवाई की बात जरूर है। नहीं, इसको हमें इसकी जानकारी नहीं, तो आप जो बता रहे हैं इसको दिखवाते हैं। तो सर अगर ऐसा हुआ है लापरवाही, तो लापरवाही बने उसके खिलाफ कार्रवाई की। ये कहीं तक उचित है सर? इस तरह नहीं से नहीं उचित नहीं, माने अनुचित है ये। इसको सर आप लापरवाही मानते हैं? हाँ लापरवाही मानते, बिल्कुल मानेंगे। यदि जो ट्रेनिंग दी गई है वो एलटी है तो एलटी सैंपल लेता है। कोरोना के संक्रमण काल में लापरवाहियां तो काफी उजागर हो रही हैं, लेकिन किसी गैर पेशेवर आदमी के हाथों में इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपना कहीं से भी माफी के लायक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वहीं प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए श्रमिक एक्सप्रेस चलाई गई है। उत्तर प्रदेश में बसें चलाई गई हैं, लेकिन मजदूरों का दर्द सरकार की सुविधाओं से कहीं ज्यादा है। हर रोज पलायन की नई नई तस्वीरें आ रही हैं। हर रोज पलायन का एक नया दर्द देखने को मिलता है। पलायन का दर्द कितना अजीम हो सकता है, ये कोरोना के संक्रमण काल में आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। एक बार के लिए पलायन की तस्वीरें एक जैसी लगेंगी, लेकिन उनके भीतर जो दर्द है वो बिल्कुल अलग है। किसी का घर टूटा, किसी की माँ बीमार है, किसी के बच्चे उन्हें याद कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच एक दुख कॉमन है। काम बंद हो गया है, मकान मालिक ने घर से निकाल दिया, जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है। सुल्तानपुर जिले के सुनारा गांव के रहने वाले हरिराम ठीक से चल भी नहीं पाते, लेकिन घर में 2 छोटी बहनें और बुजुर्ग माँ की जिम्मेदारी है। बहनों की शादी करनी है, घर का खर्च भी उठाना है। महाराष्ट्र में रहकर रेनकोट बनाने वाले फैक्ट्री में हरिराम काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद काम बंद हुआ, कमाई भी बंद हुई, लिहाजा रास्ता घर की तरफ कूच कर गया। ये रेनकोट का काम है, बारिश वाला कपड़ा बनता है। अच्छा, वही करते हैं। कितने लोग काम करते हैं आप लोग कितने लोग काम करते हैं वहाँ पे? वहाँ करते हैं 10-12 आदमी हैं। कितने दिनों से थे वहाँ पर? वहाँ मैं था दिसंबर में गए थे। अच्छा। हाँ। क्या कुछ दिक्कत रही वहाँ पर लॉकडाउन के बाद? नहीं हुआ था। लॉकडाउन के बाद दिक्कत क्या रही? दिक्कत यही था, खाने का प्रॉब्लम आने लगा, खर्चे भी सेठ नहीं दे रहा था। मैं घर जाने के लिए भागना पड़ा इधर उधर। कैसे क्या किए? घर यहाँ तक पहुँचे कैसे? यहाँ तक यहाँ वही कहा के सेठ बोला तुमको भाड़ा दे सकता हूँ 3000, यूपी ले चला जाएगा, उसके बाद अपना चले जाना चाहिए। ऐसे चला आया मैं। कब चले थे वहाँ से? वहाँ से चला हूँ, इतना नहीं याद है।
पाँच 6 दिन हो गया। मुंबई से चले हुए। हाँ। तो खाना पीना कुछ खाया था बीच में रास्ते में? हाँ, एमपी में खाना खिला रहे थे, वहाँ खाए थे। उसके बाद से फिर खाना पीना वहाँ से फिर यहाँ आके झांसी में खाए थे। लखनऊ में शहीद पथ पर भी रोजाना ऐसे हजारों लोग नजर आ जाते हैं। कोई पैदल चल रहा है तो कोई साइकिल से। कहीं कहीं अगर कोई ट्रक या दूसरी गाड़ी मिल गई तो उसका सहारा भी ले लिया। हजारों मील के सफर में 100-200 किलोमीटर कट जाए तो क्या बुराई है। ट्रक पर सवार होकर अपने घर जाते हुए नजर आ रहे हैं ये लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इनमें से सुखदेव बोस परिवार की रोजी रोटी के लिए दिल्ली चले गए थे। अब सब्र जवाब दे चुका है। 4300 की साइकिल खरीदी और घर की तरफ चल दी। करीब 550 किलोमीटर साइकिल चलाई। फिर से हिम्मत ने जवाब दे दिया। हालांकि प्रॉब्लम इस ट्रक ने थोड़ी दूर जरूर की है। लोग पलायन कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें ऐसी हैं कि किसी का भी दिल हिल जाएगा। देख सकते हैं कि तमाम सारे ये लोग हैं जो देश के अलग अलग प्रदेशों से अपने घर जा रहे हैं। जरूर है कि सरकार ने श्रमिक ट्रेनें चलाई, लोगों को घर भेजने की व्यवस्था की, लेकिन देख सकते हैं कि ये लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कहीं ना कहीं देख सकते हैं परेशानी इनके चेहरों पर साफ देखने को मिल रही है। कड़ी धूप है, उसके बावजूद भी भूखे प्यासे हैं। हज़ारों किलोमीटर चलने के बाद अब ये लोग घर जाने की बात कर रहे हैं। देख सकते हैं कि तमाम सारे ये वो लोग हैं जो लगातार परेशान हैं, पानी के लिए परेशान है, खाने के लिए परेशान है, धूप से परेशान है, उसके बावजूद भी घर जा रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से परेशानी है। ये वो हाइड्रा है जिस गाड़ी के अंदर देखिए किस तरीके से बैठे हुए हैं, क्या कुछ परेशानी है। देख सकते हैं कि अंदर बिल्कुल रोशनी भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये लोग बैठे हैं। देख सकते हैं यार आप लोगों को गर्मी नहीं लग रही है अंदर? इतनी लग रही है, गाड़ी चल रही है तो गर्मी नहीं लग रही है। लग रही है, क्या करेंगे? कब से इसके अंदर बैठे हुए आप लोग? हम बैठे हुए हैं कल शाम से बैठे हुए हैं। तब से ऐसे हिले नहीं डुले ना लेटे कुछ नहीं, सब ऐसे ही। ऐसे कई रास्ते में पानी नहीं मिला, लखनऊ में पानी मिला है खाने पीने का, कहीं नहीं पानी वानी मिला। कितने घंटों से खाना नहीं खाया आप लोगों ने? अभी खाए, शाम से, कल शाम से नहीं खाए। जाहिर तस्वीरें हिला देने वाले देख सकते हैं कि लोगों के चेहरों पर साफ परेशानी देखने को मिल रही है। कल से खाना नहीं खाया, देख सकते हैं हर तरफ जो लोग हैं मजदूर हैं, सिर्फ अपने घर जाना चाहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? सरमगोंडा के बलरामपुर। कहाँ से आ रहे हैं? आगरे से। आगरे से कैसे आए वहाँ से आते? पैदल आए, जो साधन मिलता है वो बैठा लेते हैं। साधन मिलता है बैठा जाते। पैदल भी चले हैं? कितना पैदल चले हैं? ज़्यादा नहीं चले हैं भाई साहब, बैठा के कहीं मिलता है। घर जाना है बस। खाना पीना खाया कुछ? खाना है, पीना, तमाम सारी दिक्कतें हैं, लेकिन जरूर है कि आप घर जाना चाहते हैं। सरकार व्यवस्था जरूर करे, लेकिन उसके बावजूद परेशानी इनकी बनी हुई है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।